हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। जी हाँ बच्चों, ये पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, यानी कि यूपी बोर्ड के द्वारा ये पेपर जारी किया गया है। जो पेपर आपको, ये एक मॉडल पेपर है, लेकिन इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। आप लोग 10 मिनट निकाल करके देखिए। पहली बात तो आपको कई फायदे होंगे। एक ये होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और हो सकता है कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। 10 मिनट आप जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबको बताया, हर पेपर में होता है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर, 3 घंटा लिखने के लिए और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए। और सबसे जरूरी बात बताओ दोस्तों, इसमें जो 20 विकल्पी प्रश्न है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोग 20 के मैं हल आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। देखिए, पूर्णांक होगा 70 नंबर का। इसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जो आप लोगों के लिए सामान्य निर्देश है, उसको आप लोग देख लीजिए फटाफट। इसके बाद प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मैं पहले ही बता दिया, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों और अवयव में विभाजित है, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया है, अ और ब, ठीक। अ जो होगा वो 20 नंबर का बहुविकल्पी होगा, ब जो होगा वो 50 नंबर का आपको लिखित होगा। अब देखिए आगे क्या है। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर देना है। अगला क्या है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और इरेजर और व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें। मतलब एक बार जो लिख देंगे वही होना चाहिए, उसको दोबारा इरेज वरेज करने के चक्कर में ना पड़े आप। अगला क्या है, खंड ब में 50 अंक है। इसमें वर्णनात्मक और मानचित्र 2 प्रकार के हैं, मतलब मानचित्र का भी बनाने के लिए दिया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि वहां आपको दिया रहेगा। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, मतलब उनको उसको नहीं करना है अगर कोई ऐसा है। अब आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग बच्चों। खंड अ क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में इससे आपको, ठीक है। आप लोग मिस मत करिए, ध्यान से याद करते चलिए, या फिर कॉपी और पेन लेकर के सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न पहला क्या है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। जो 1815 की वियना संधि थी, उससे इससे किसका संबंध है। अ बिस्मार्क का, ब नेपोलियन का, स ड्यूक मैटरनिक का, या फिर द ज्यूसेपी मैथ्सिनी का। आप ध्यान से समझिए बच्चों, आप लोग अगर पढ़े होंगे याद है आपको, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ब नेपोलियन। जी हां बच्चों, 1815 की वियना संधि से नेपोलियन का संबंध था। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी प्रश्न है, 1 नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है बच्चों। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। अ सभी जातीय समूहों से उसकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। ब सभी जातीय समूहों से उसकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। स संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व किया गया। द उपयुक्त में से कोई नहीं बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें से जो करेक्ट आंसर है स संप्रदायों का समान प्रतिनिधित्व किया गया। आप लोग इसको याद कर लीजिए, और या तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। 1988 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई। जी हां बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है, कौन से रीजन थे जिसके कारण 50% गेहूं की रेट क्या हो गया था, कीमत गिर गया था। अब इसमें क्या है, बाढ़ के कारण, ब सूखे के कारण, स महामंदी के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों महामंदी, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें से लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं बच्चों, स है महामंदी के कारण, यानी महामंदी हुई थी जिसके कारण ही क्या हुआ था कि यहां पर कम कीमत, इसका रेट क्या हो गया था, गिर गया था बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है। जी हां बच्चों, देखिए ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में, ब यूरोप में, स अफ्रीका में, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है अफ्रीका, स बच्चों ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं बच्चों 5वां क्या है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ए कठोर संविधान, ब शक्तियों का केंद्रीकरण, स संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या द सर्वोच्च न्यायालय। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है 5वां का अ है, कठोर संघीय के ही, मतलब कौन सा लक्षण है दिया है, कौन सा लक्षण सरकार के से संबंधित, लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो बच्चों कठोर संविधान जो है वो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, बाकी जो 3 है वो संघीय सरकार से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या था, यानी समाज का जो विभाजन हुआ वो क्या था, धर्म या भाषा या बस दोनों या में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है स, क्योंकि धर्म भी कुछ अंश तक थे और कुछ भाषा भी थे, तो दोनों मिलाकर के इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स। अब दोनों समाज विभाजन के कारण थे। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि एक लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ है, यानी एक लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है। अब क्वेश्चन नंबर है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ब स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, स बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग गेस करिए कि क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा हो सकता है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का है जो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका ही क्या है, जो भूमिका ही लैंगिक विभाजन का कारण है। अगला देखिए, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। जी हाँ बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल, आप लोग ध्यान समझिएगा, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में या ब्रिटेन में। तो इसका 8वें नंबर का क्वेश्चन नंबर ब करेक्ट है, यानी कि फ्रांस जो है, फ्रांस में ही राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हुआ था, यानी पहले फ्रांस में ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ था बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना, यानी ड्यूक मैटरनिक जो थे वो हमारे समाज की व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माने, रूसो को, या विक्टर इमैनुअल को, या काल्विन को, या ज्यूसेपी मैथ्सिनी को। तो ये सब जो भी थे आप इसमें से गेस करिए, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूं, द ज्यूसेपी मैथ्सिनी जो थे वो ड्यूक मैटरनिक ने इन्हीं को समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन माना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, ध्यान दीजिएगा, नागरिकों के समानता में बढ़ावा देती है, ब व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है, स अब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग गेस करिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट कौन सा हो सकता है बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स, अ एवं ब दोनों, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि इसमें नागरिकों की समान बढ़ावा देती है और व्यक्ति को गरिमा को बढ़ावा देती है। दोनों इसमें से क्या है, करेक्ट है बच्चों। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 गौर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक साधन है, यानी मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक साधन है बच्चों। तो इसमें 4 ऑप्शन है, नवीकरण योग्य संसाधन, या अनवीकरण योग्य संसाधन, स जैविक संसाधन, द संभावित संसाधन। तो बच्चों आप लोग गेस करिए क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट कौन है, मैं आपको बताता हूं। इसमें से करेक्ट है अनवीकरणीय योग्य संसाधन जो है वो मृदा, यानी मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आप लोग रट लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर ध्यानपूर्वक अच्छे से देख करके जाइए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है बच्चों। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि के संकुचन मुख्य कारण क्या है, अ गहन खेती, या ब अधिक सिंचाई, स अनोन्मूलन, द अति पशुचारण। तो आप लोग अपने मन से गेस करिए कि 12 वाले में क्वेश्चन नंबर करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट है ब अधिक सिंचाई। जी हाँ बच्चों, अधिक सिंचाई जो है वो पंजाब भूमि संकुचन का मुख्य कारण है। अगर देखिए भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है बच्चों, यानी कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। तो मैं आपको बता दूं 4 ऑप्शन है, केरल, ब बिहार, स पंजाब, या द हरियाणा। तो आप लोग गेस करिए कि क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, गहन खेती, सॉरी केरल, यानी 13 में क्या है, केरल भारत में शिशु मृत्यु दर का निम्नतम है, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सभी क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। 14 देखिए क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जी हाँ बच्चों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें अ है रोजगार की परिस्थितियां, ब है आर्थिक क्रिया की प्रकृति, स है उद्यम का स्वामित्व, या द है किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग ध्यान दीजिए कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है स उद्यम का स्वामित्व, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों, सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहिए जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, यानी भूमि की जो क्षरण होती है उसका क्या मतलब है कि भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि के योजनाबद्ध उपयोग। तो बच्चों आप लोग सोचिए अपने मन से क्या आपको आता है। तो इसमें जो भूमि का भूक्षरण का कारण है कि भूमि का अनुपजाऊ होना, यानी भूमि का अनुपजाऊ होना ही इसका क्या है, भूक्षरण के तात्पर्य है इसका। अब देखिए 16, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं होता है बच्चों, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में या चंबल घाटी में। आप लोग सोचिए अपने मन से, इसका जो करेक्ट आंसर है वो द है, चंबल घाटी में गोंडवाना कोयला का जमाव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, यानी कि जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं जिसके पास भूमि नहीं है उनमें अधिक उपयुक्त विकास का कौन सा, मतलब उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा हो सकता है। अ, उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, ब, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि जब पैसा नहीं तो कहां से बसाएंगे, या उपज की ज्यादा समर्थन मूल्य, भूमि ही नहीं तो कहां से हो सकती है, अधिक मजदूरी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए अधिक मजदूरी ही करेक्ट है इसका, जितनी मजदूरी वो लोग करेंगे उनका विकास उतना ही होगा, यानी मजदूरी जितना ज्यादा मिलेगी उनका विकास उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है, यानी कि अवरोधक मतलब रुकावट का लक्षण नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को अनियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार के वस्तुएं कितनी मात्रा में अनियमित आयातित होनी चाहिए, या विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश किस अवरोधक का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो बच्चों आप लोग सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर करेक्ट कौन सा है, स, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देती है, यही जो है इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है बच्चों, अ कोयला, ब भूतापीय ऊर्जा या ब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों है ब भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश से वृद्धि हुई, ब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार का अधिकांश भाग पर नियंत्रण, स बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी, यानी सबके सभी। तो बच्चों 20वां का द सही है, क्योंकि जो अ ब स है सभी जो हुए वो वैश्विक का राष्ट्रीयकरण कंपनियों का निवेश पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का यहां से शुरू होता है बच्चों जो आपका खंड ब, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये 50 नंबर देके जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को एक तरीका मिलेगा कि किस टाइप का प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है, जिसको आपको तैयार करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखने हैं इसके, जो कि आपको 4-4 नंबर देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी का कारण समीक्षा लिखिए। देखिए महामंदी है तो आप उसको पढ़े होंगे तो आ जाएगा आपको, अथवा अगर ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से तैयार हो तो इसको लिखिए, या तो ऑप्शन में आपको एक और दिया है ये करिए या तो ये कर दीजिए। इसमें क्या है देखिए 1828 से 1834 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए, यानी इसको आपको 80 शब्द से ज्यादा लिखेंगे तब जाके आपको 4 नंबर मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि या तो ये करिए, जो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आए बच्चों उसी क्वेश्चन को आप अटेंड करिएगा। आप देखिए अब बचे हुए समय को सीरीज से पढ़िए ज्यादातर, क्योंकि उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा आपको दिए गए हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन पर विवेचना कीजिए, यानी उसके बारे में बताइए। अगर ये क्वेश्चन तैयार है तो ठीक है, नहीं तो अथवा के रूप में देखिए क्या है, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 4 नंबर ये भी आपको देके जाएगा। तो बच्चों 4-4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अब आपको जो अच्छे तरीके से तैयार हो उसी को और दोनों में से आप अटेंड करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, वो क्वेश्चन आपको तैयार करिए, उससे जो पार्ट है उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के
परिक्षेपण से में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपना मत स्पष्ट कीजिए। या तो ये वाला हल कर दीजिए, अथवा या तो ऑप्शन के तौर पर और भी है, देखिए, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए बच्चों। देखिए, ये भी 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर का है। अब आप लोग गेस करिए कि आपको कौन ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार है। अगर नहीं है तो अभी भी समय है, आप सीरीज उठाइए, तुरंत तैयारी करने में लग जाइए बच्चों। 4 नंबर वहां पे आपको मिलेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? इसमें विवेचना कीजिए। विवेचना है कि मतलब बच्चों उसके बारे में आप आसानी से साधारण रूप से समझाइए, ज्यादा अच्छे तरीके से उसको क्या करिए आप समझाइए। ये भी 4 नंबर देगा। या अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। आपको ऐसा लगे कि देखिए, मैं एक चीज और आपको सामाजिक विज्ञान बताता हूं, बहुत जरूरी बात बच्चों। सामाजिक विज्ञान जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कोई भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर सकता है, आपको भी पता है, किसी को नहीं याद होगा। तो इसमें अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लिखिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे वो आपके लिए, देखिए, कॉपी आपको छोड़ के नहीं आना है, पहली चीज मैं आपको बता दूं। ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है। कॉपी अगर आप छोड़ के आते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप करके आते हैं तो गलत है या सही है, इसमें आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन सारे अटेंड जरूर करने हैं बच्चों। अगर आपको नंबर चाहिए तो सामाजिक विज्ञान में आसानी से आप नंबर उठा सकते हैं। अब देखिए, अगला जो है उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, यानी कि लगभग आपको 150 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए क्या है क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? 6 नंबर दिया जाएगा आपको। या अगर वो आपको अच्छे तरीके से नहीं तैयार है तो ऑप्शन में देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे बच्चों? ये भी आपका 6 नंबर का है। अब आप लोग सोचिए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। जो आपको अच्छे तरीके से आएगा वही क्वेश्चन अटेंड करिए और वो क्वेश्चन आपको 6 नंबर दे करके जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर देके जाएगा। अथवा या तो आपके लिए ऑप्शन है, वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है? अब आप लोग देखिए, अगर जो अच्छे से तैयार, अगर नहीं तैयार है तो बच्चों अभी भी समय है, जो भी समय बचा है, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा, आप तुरंत शुरू हो जाइए, सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको लगा दीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए नंबर तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें किसी के बस का नहीं कि याद करके जाए। अगला देखिए 6 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा ये भी 6 नंबर आपको देके जाएगा। या तो देखिए, ध्यान से सुनिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए जरूरी क्यों हैं, ठीक है। अथवा या तो बच्चों देखिए, अथवा के तौर पे दिया गया है, भारत में पाए जाने वाले मोटो अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का है, ये भी 6 नंबर का है। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे या ज्यादा सही लगे उसी क्वेश्चन को आप लोग अटेंड करिएगा, उसी क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभावों के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अथवा कारण सहित उत्तर दीजिए। यह भी 6 नंबर का है। अथवा या तो मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। यह भी 6 नंबर का है। तो आप लोगों को जो ज्यादा अच्छा लगे या जो अच्छे से तैयार है उसको लिखिए, नहीं तैयार है तो अभी भी समय है, ठीक है। यहां तक था बच्चों आपका। अब देखिए यहां से इंटरेस्टिंग है कि ये मानचित्र प्रश्न भरना है आपको। मानचित्र भी आपको पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 5 नंबर का यहाँ पे दिया गया है। अभी मानचित्र से रिलेटेड और भी, यानी 10 नंबर मानचित्र आपका आता है, ठीक है। देखिए 9 में, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्हित द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है। सही नाम और सही चिन्ह के लिए आधा नंबर, यानी नाम के लिए आधा नंबर है, और आप उसको अगर अच्छे तरीके से दर्शाते हैं तो उसके लिए भी आधा नंबर आपको दिया जाएगा। क्या है? वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगर आपको अच्छे तरह से दर्शा करके नाम लिख देते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं तैयार है तो अभी भी मानचित्र थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि 10 नंबर इंपॉर्टेंट है और आपको 10 नंबर इससे पूछा जाएगा। अब देखिए क्या है? वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। क्या है? वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों को आंदोलन किया। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह किया। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
बच्चों सारे जगहों को आप अभी सामाजिक विज्ञान के बुक में भी आप देखेंगे मानचित्र में सब जगह इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि आपको मानचित्र मिलेगा तो उसमें आपको केवल क्या करना है, जगह को और उसको दर्शाना है। ये आपके लिए है। अगर मान लीजिए देखिए इसमें दिया गया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र का कार्य विकल्प रूप में, यानी कि अगर कोई बच्चा नहीं उसको जैसे मान लीजिए वो दृष्टिबाधित है तो उसको दर्शाने की बजाय उसको यहाँ पे इस तरीका का क्वेश्चन करना है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में मानचित्र का प्रयोग न करें, ठीक है। ये दृष्टिबाधित के लिए है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, वही सारे क्वेश्चन है, केवल उसको क्या करना है, थोड़ा सा उसके बारे में उनको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका मॉडल पेपर। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, ध्यान दीजिएगा, अभी आप भागिए मत। देखिए पहली चीज तो सामाजिक विज्ञान आप ध्यान से पढ़िए, रटने के चक्कर में मत पढ़िए, ज्यादा चीजें याद मत करिए, उसको समझिए। जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना आपके लिए वो बेनिफिट देके जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में याद सबके बस की बात नहीं है, सारी चीजें याद होंगी। तो वो आपको क्या करना है, ज्यादातर पोर्शन आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। समझेंगे आप ज्यादा तो लिख पाएंगे ज्यादा, और अगर लिख पाएंगे ज्यादा तो आपको मार्क्स ज्यादा यहाँ पे क्या होंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। और अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा है, इसी तरीके से बच्चों मैं सारी चीजों की तैयारी आपको करवाता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड है सबके पास वीडियो शेयर करिए और सबको बताइए इसके बारे में, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।